आइए हम आपको इतिहास के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बंगाल का उदय और बंगाल पर अंग्रेजों का क्या प्रभाव पड़ा, आइए इन सब चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं। देखें, बंगाल, जैसा कि आप जानते हैं, बंगाल उदय हो चुका है ना। बंगाल का वह व्यक्ति जो अंततः दिल्ली सरकार के अधीन रहा, उसका नाम होगा मुर्शिद कुली खां, है ना। मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में ही बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया गया। और इसी समय मुर्शिद कुली खां के समय 3 महत्वपूर्ण आक्रमण होते हैं, जिसके से तंग आकर मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर लेता है ना, कर लिया था। इसके बाद कई छोटे छोटे शासकों ने दिल्ली सिंहासन पर आसीन हुए, लेकिन बाद में आता है अलीवर्दी खां। कौन? अलीवर्दी खां, जो मिर्जा मोहम्मद खां के नाम से भी जाना जाता है। अलीवर्दी खां मिर्जा मोहम्मद खां के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसा कि ये छोटे किताबों में नाम नहीं मिलेंगे, इनको आप विशेष ध्यान देंगे। मिर्जा मोहम्मद खां के नाम से जाना जाता है, जिसका समयकाल 1740 से लेकर 1756 तक है। 1740 से 1756 तक बंगाल का शासक होता है, ठीक है। जैसा कि इसे कहा जाता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दिल्ली सरकार अर्थात दिल्ली हुकूमत को, उस पर बैठने वाला जो शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह जिसे रंगीला के नाम जानते हैं, इसको अलीवर्दी खां ने करीब 12 लाख रुपए के लगभग घूस के रूप में देकर अपनी ये नवाब की पदवी धारण की थी। तो नवाब की पदवी स्वतंत्र रूप से धारण करने वाला व्यक्ति, आंसर आपका है अलीवर्दी खां। ये एक बहुत कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। इसके समय बंगाल में जब यह सिंहासन पर बैठता है, तो उस समय इसके समय में बहुत सारे मराठा आक्रमण होते हैं, ठीक है। मराठा आक्रमण होते हैं, जैसा कि आपने देखा था मुर्शिद कुली खां के समय में भी मराठा आक्रमण हुए थे और भी कई आक्रमण हुए, है ना। लेकिन इसके समय में भी बहुत सारे आक्रमण होते हैं, जिनको ये सह करके अपनी कूटनीतिज्ञता के चलते इसने शांत रखा, ठीक है। और ये बहुत कूटनीतिज्ञ था, लेकिन इसने अंग्रेजों के नेतृत्व में अर्थात यूरोपियों के नेतृत्व में एक बात कही थी, सिराजुद्दौला से कहा था, यदि अंग्रेजों को न छेड़ा जाएगा तो ये हमें सहेब देंगे, यदि इन्हें छेड़ा जाए तो ये मधुमक्खी की भांति हमें काट काट कर मार डालेंगे, ठीक है। अर्थात अगर आपसे देखा जाए, कभी पूछा जाए कि बंगाल का वह नवाब या वह व्यक्ति जिसने अंग्रेजों अर्थात यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है, आंसर आपका होगा अलीवर्दी खां। दूसरा नाम मिर्जा मोहम्मद खां, मिर्जा मोहम्मद खां। इनकी महत्वपूर्ण संतानें होती हैं, जिसमें से एक घसीटी बेगम इनकी पुत्री है और एक और पुत्री है। 2 इनकी पुत्रियां होती हैं, जिनमें से जो घसीटी बेगम है, घसीटी बेगम ये ढाका के गवर्नर की विधवा होती है, यानी ढाका गवर्नर होता है उसकी विधवा होती है, उसका नाम घसीटी बेगम है, ठीक। और दूसरी जो इनकी पुत्री है उनका नाम नहीं पता है, लेकिन जो उनका बेटा है पूर्णिया का नवाब, पूर्णिया वर्तमान बांग्लादेश, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, ये भी अलीवर्दी खां के बाद कहता है कि हम बंगाल के नवाब बनेंगे। लेकिन अलीवर्दी खां एक अपनी दूसरी पुत्री का पुत्र, जिसका नाम सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला, उसे अपना शासक नियुक्त कर देते हैं और नियुक्त करके उसे कुछ बातें बताते हैं। जैसा कि अलीवर्दी खां ने अपने दौहित या नाती यानी सिराजुद्दौला को कुछ बातें बताई थी। कहा कि यदि कभी भी अंग्रेजों को या 3 यूरोपीय
तो पूर्ण शक्तियां जैसा कि फ्रेंच, पुर्तगाली और अंग्रेज इनको कभी भी पैर फैलाने का मौका न देना, अर्थात इन्हें कभी भी सिर पर न चढ़ाना, यानी इन्हें किलेबंदी करने का अधिकार मत देना, ठीक है। और ना ही इन्हें इकट्ठा शक्तिहीन करने की कोशिश करना, अर्थात इन्हें दबाने की, अर्थात इन्हें कमजोर करने की कोशिश न करना। यदि इन्हें आपको कमजोर करना है, अर्थात यदि आप यूरोपियों को कमजोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पहले इन्हें एक एक करके शक्तिहीन करना होगा, ठीक है। और कहा कि यदि आप इसके लिए शक्तिहीन करने में इन्हें कभी भी किलेबंदी करने का मौका न देना और इन्हें कभी मुक्त व्यापार करने का मौका न देना, ठीक है। और ना ही इनसे ज्यादा मिलकर रहना। यदि आपने अगर ऐसी कोशिश की या फिर इन्हें एक साथ कोशिश जो है दमन करने की या कमजोर करने की कोशिश की, तो आप अपने साम्राज्य यानी अपने देश से हाथ धो बैठोगे, अर्थात अपने देश को यानी बंगाल को गंवा दोगे, अर्थात बंगाल आपके हाथ से निकल जाएगा। ये अलीवर्दी खां ने कहा था, ठीक है। ये अलीवर्दी खां के संबंध में और बातें कही जाती हैं कि ये इतने कूटनीतिक, इतने अनुभवी व्यक्ति हुआ करते थे कि ये उड़ती हुई पक्षियों के पंख गिन लेते थे, है ना, उड़ती हुई पक्षियों के पंख गिन लेते थे। ये यहां तक कि और किताबों में चर्चा है कि इनको ये भी पता होता था कि अगर ऊपर से कोई पक्षी उड़ती जा रही है तो इनको ये भी पता था कि उसका जो है मल कहाँ गिरने वाला है। बात समझ पा रहे हैं? इतना तगड़ा अनुभव था किसको? अलीवर्दी खां को, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? आंसर होगा आपका सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जो 23 वर्ष की अवस्था में, सिराजुद्दौला 23 वर्ष की अवस्था में बंगाल का नवाब बनता है। अच्छा, जो मात्र 8 से 9 महीने के करीब रहता है। 1756 से 57 के मध्य ये शासक रहता है, ठीक है। ये 23 वर्ष की अवस्था में, अर्थात जब ये सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो उस समय इसकी उम्र क्या थी? 23 वर्ष, ठीक है ना। और इसका जो है महत्वपूर्ण यानी पूरा नाम मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला है। क्या नाम? मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला है, ठीक है। इस प्रकार से जब देखेंगे तो जब सिराजुद्दौला शासक बनता है तो उसी समय इसके महत्वपूर्ण विरोधी आ जाते हैं, जिनमें से एक पूर्णिया का नवाब, जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग है। कौन? शौकत जंग, जो इसका मौसेरा भाई है। दूसरा इसकी मौसी घसीटी बेगम है, जो ढाका की विधवा, ढाका के गवर्नर की विधवा है, ठीक है। क्या आप ये बता सकते हैं कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? उसका नाम मुर्शिद कुली खां होगा। क्या होगा? मुर्शिद कुली खां। कोई समस्या? आगे देखेंगे इन तीनों का, अर्थात पूर्णिया का नवाब, शौकत जंग और घसीटी बेगम, इन दोनों लोग सिराजुद्दौला के विरोधी थे। इसका पूरी तरह से फायदा अंग्रेजी हुकूमत अर्थात अंग्रेजों ने उठाने की कोशिश की, ठीक है। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की क्योंकि अंग्रेज थे बंगाल में, और बंगाल में बिना नवाब की अनुमति के कोई कार्य करना संभव न था, जिसका फायदा उठा करके, अर्थात इन दोनों के मतभेद को उठा करके, फायदा उठा करके अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी कोठी स्थापना करना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी बंगाल में अपनी कोठी कहे तो बाउंड्री करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। जिनमें से इन सभी बातों के मद्देनजर रखते हुए सिराजुद्दौला ने, जैसा कि आप देख रहे हैं, 23 वर्षीय नवयुवक है, ठीक है, ये शासक है। इसने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो ना माने। जैसे आप कोई कार्य करो, आप हमारे क्षेत्र में कार्य करो, हम आपको कहेंगे नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको मानना पड़ेगा ना। लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना, इस नियम का उल्लंघन किया। जैसे आप नहीं मानेंगे तो कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे ना। ठीक उसी प्रकार से सिराजुद्दौला ने, जब अंग्रेजों ने बात मानने से इनकार कर दिया, तो सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 को कलकत्ता का पहले नाम कालीकाता हुआ करता था। क्या नाम? कालीकाता, ठीक है। पहले कालीकाता था, बाद में कलकत्ता हुआ, फिर कलकत्ता हुआ, कलकत्ता के बाद वर्तमान में कोलकाता है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है।
कलकत्ता की स्थापना तो जॉर्ज चारनाक ने की थी, ठीक है, ऐसा माना जाता है। अभी हम आपको बताएंगे गोविंदपुर, चंद्रनगर और कालीकाता से मिलकर के आपको कलकत्ता बना है, ठीक है। अभी देखेंगे तो 4 जून सन 1756 को एक कासिम बाजार पड़ता है, कासिम बाजार, एक कासिम बाजार नामक स्थान है। तो कासिम बाजार पर 4 जून सन 1756 को आक्रमण करता है, पूरी तरह से जाकर के घेर लेता है। यहां पर फोर्ट विलियम कॉलेज है, ठीक है। कौन? फोर्ट विलियम कॉलेज। तो देश में पहली बार फोर्ट विलियम कॉलेज कहां बनाया गया? आंसर होगा आपका कलकत्ता में। अच्छा, तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में था, जहां का गवर्नर ड्रैक था। कौन? ड्रैक। इसको जाकर के सिराजुद्दौला की सरकार ने तथा सिराजुद्दौला की सेना ने चारों तरफ इसको घेर लिया। वह डेट कब है? आंसर आपका होगा 4 जून सन 1756। कब? 4 जून सन 1756 जब घेर लेता है तो यहाँ का अर्थात फोर्ट विलियम का जो गवर्नर है उसका नाम ड्रैक है। क्या है? ड्रैक। इस ड्रैक ने आत्मसमर्पण कर दिया। बात समझ पा रहे हैं? ड्रैक ने आत्मसमर्पण कर दिया किसके सामने? सिराजुद्दौला के। अच्छा, समर्पण कर दिया। तो आत्मसमर्पण करने के बाद जो ड्रैक है यह भाग गया कलकत्ता। कहां भाग गया? कलकत्ता। और जब कलकत्ता भाग गया तो पूरी तरह से जब कलकत्ता भाग गया तो सिराजुद्दौला ने 4 जून के बाद 4 चौक 16 12 दिन के बाद अर्थात 16 जून सन 1756 को जाकर के कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। कहां? कलकत्ता पर। अर्थात देखा जाए तो 4 जून सन 1756 के बाद यानी कासिम बाजार से उठ करके सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण 16 जून 1756 को आक्रमण कर दिया। जब यहां पर आक्रमण किया तो यहां का जैसा कि ड्रैक भाग करके आए हैं, ये ड्रैक और यहां का एक सेनापति था, उसका नाम मिंचन है। क्या नाम है? मिंचन। ये दो के दोनों पश्चिम बंगाल में ही एक फुल्टा द्वीप है। क्या नाम है? फुल्टा द्वीप पर जाकर के भागकर छुप गए, है ना। जैसे हम आप सभी को अगर कोई दौड़ा ले तो जाकर किसी झाड़ी आदमी छुप जाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से यहां पर कलकत्ता में जब सिराजुद्दौला ने चारों तरफ से घेरा तो उस समय ड्रैक जैसा कि पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका है, यह और सेनापति मिंचन, ये दो के दोनों व्यक्ति जाकर के फुल्टा द्वीप पर जाकर के क्या होते हैं? छुप जाते हैं। समझ पा रहे ना? तो याद रखना, जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया था उस समय सेनापति और ड्रैक जाकर कहां छुपा था? आंसर आपका होगा कलकत्ता के फुल्टा द्वीप पर। फुल्टा द्वीप कहां है? कलकत्ता में है। याद रखेंगे आप, आगे पहुंचेंगे। जब ये दोनों भाग जाते हैं तो वहां का एक हालवेल नामक सेना का अधिकारी है, ठीक है। इसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। किसका? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। लेकिन यह हालवेल जल्द ही सिराजुद्दौला की सेना से परास्त हो गया। समझ पा रहे हैं? और अंततः हालवेल ने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। जब आत्मसमर्पण कर दिया तो हालवेल और 146 लोगों को पकड़ करके यह युद्ध आपका 4 के बाद चलता रहा। 16 के बाद यह घटना आपकी जब हालवेल परास्त हो गया तो परास्त होने के बाद सिराजुद्दौला स्वतंत्र हो गए ना। स्वतंत्र हो गए तो तुरंत ही इन्होंने कलकत्ता का नाम बदल दिया, उसका नाम रखा अलीनगर। क्या रखा? अलीनगर। तो कलकत्ता का नाम अलीनगर बदल करके सिराजुद्दौला ने रख दिया। वह डेट है 20 जून को। कब? 20 जून को। 20 जून को कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा तो 20 जून 1756 को ना। और वहीं पर एक कोठरी थी। क्या? एक कोठरी थी जो अंग्रेजों ने निर्मित की थी, ठीक है। उस कोठरी की लंबाई 18 फीट, चौड़ाई 14 फीट 10 इंच। याद रखना, कोठरी की 4 से चौड़ाई 4 से 14 फीट लग जाएगा ना, है कि नहीं। तो कोठरी की लंबाई 18 फीट, चौड़ाई 14 फीट 10 इंच इतनी थी। इस कोठरी में कुल 146 अधिकारियों को इनका उठा के ठूस के भर दिया। सोच पा रहे ना? ठूस के भर दिया। और आप जानते हो जून में आती है एक डेट 21 जून, नहीं आती का? तो बहुत अच्छी डेट है। 21 जून को भौगोलिक घटना कौन सी घटती है? 21 जून को हमारे आपके कर्क रेखा पर सीधे सीधे सूर्य चमकता है, नहीं चमकता? और 21 जून को ही विश्व योग दिवस बनाया जाता है ना। 21 जून को कर्क रेखा पर सीधे चमकता है, सूर्य चमकता है ना।
जरा सोचो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म दिन होता है, नहीं होता? सबसे गर्म दिन होता है। तो 20 जून को इनको कैद किया, ठूंसा, तो कितने जने? 146 जने। आंसर 146 जने। अच्छा, इनको दिन में से 1 2 3 हो गए। बात समझ पा रहे हैं? अर्थात 1 2 3 में नहीं, 1 2 3 हो गए, मतलब मर गए। तो कितना बढ़िया बन रहा है कॉन्सेप्ट ना। जैसा कि हम आप जानते हैं, इसमें हमारे आपके सब मौलिक अधिकार 1 2 3 हो जाते हैं। अनुच्छेद नंबर किसके तहत? अध्यादेश के ना, अब इसमें अध्यादेश आता है। अनुच्छेद नंबर 1 2 3 में राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं ना, यही तो है। 1 2 3 राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं, सही है? तो देखेंगे 146 में से 123 1 2 3 हो गए, है ना? यानी 1 2 3 में नहीं, 1 2 3 हो गए। बचे कितने? केवल 2 3 नहीं बचे। समझ पा रहे हैं? 1 2 3 में नहीं निकल गई, बचे कितने? केवल 2 3, अर्थात 23 में नहीं बचे। जब 23 के 23 बचे, उनमें से एक व्यक्ति था हालवेल। क्या नाम है? हालवेल। ठीक है, हालवेल। अर्थात 20 जून को कैद किया गया। जब 21 जून को देखा गया तो 123 जने मर गए और 23 ही जने जिंदा बचे। जो 23 जने जिंदा बचे, इनको सिराजुद्दौला ने उठा करके अंग्रेजों दे दिया, कहा ले जाओ, इतने बचे रहे, इतने दमदार है, बाकी 123 नहीं फर्जी रहे, तो बवाल पाले रहे। समझ पा रहे हैं? मगर अयोग्य थे, वो गर्मी नहीं सह पाए भारत की, है ना? तो आप जानते हो इतनी लंबी चौड़ी कोठरी अगर रहेगी तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के थोड़ा, तो ऐसी है गर्मी, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और गर्मी। समझ पा रहे हैं? और इस प्रकार देखें 123 जने मां से अगर एक मैनोमीटर अगर छोड़े तो 146 मैनोमीटर होगा, है ना? और 146 माह से सब मरत जाहिर सी बात है ना, बहुत बढ़िया मरे होंगे। कितना अच्छा लग रहा होगा ना ये। तो हालवेल जो जिंदा बचता है, इसने अपनी पुस्तक एलाइव द वांडर में अपनी पुस्तक एलाइव द वांडर में इस पूरी घटना का वर्णन किया है। और यह जो घटना है कहाँ घटित हुई थी? कोठरी में। और इस कोठरी को काल कोठरी घटना के नाम से जाना जाता है इतिहास में। किस नाम से? काल कोठरी घटना के नाम से जाना जाता है। और इस तरह अंग्रेज थे, ये अंग्रेजों में इसको क्या कहेंगे? ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी। कोई समस्या? तो आप याद रखेंगे, काल कोठरी की घटना पेपर में आता है, कब घटित हुई? आंसर आपका होगा 20 जून सन 1756। 20 जून सन 1756 को यह घटना घटित हुई। कोई समस्या? 20 जून सन 1756 को आपकी काल कोठरी घटना घटित हुई, लग जाएगा। 21 जून को खोला गया। 16 जून सन 1756 को कलकत्ता पर अधिकार किया सिराजुद्दौला ने। 4 जून सन 1756 पर कासिम बाजार पर आक्रमण किया और अधिकार किया किसने? सिराजुद्दौला ने। तो देख पा रहे हो राजा की पावर कितनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी पावर ना। तो जरा सोचो, अब ये जो अंग्रेज हैं, इस अंग्रेजों ने 23 ठिकाने का निपाट दिया तो कोई भाई को उठा बहा देते, जाकर के बढ़िया गंगा बंगाल खाड़ी में मछलियों देते, खाते लोग खाओ आराम से। समझ पा रहे? 3 ठगियां मर गए, 123 मर गया है। उसके बाद 23 ठगे खाते लोग बढ़िया फेंक देते गंगा ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में, खाते बढ़िया खाओ आराम से, मछलियां भी मौज काटती है ना, फर्जी दे दी हमको। जब दे देंगे उस समय भारत में अंग्रेज बैठे हैं मद्रास में। कहा? मद्रास में। जब मद्रास में यह बात पहुंची अंग्रेजों के पास जब मद्रास में बात पहुंची तो क्या वो एक्शन नहीं लेंगे? 123 मर के, बहुत बड़ी बात है ना। एक ठही मर जाते तो हम तो है नहीं, 123 मर गए। तो उसमें मद्रास में बैठे हैं उस समय, उनका नाम है, एक का नाम वाटसन, का नाम वाटसन, और दूसरा का नाम क्लाइव। एक का नाम वाटसन, दूसरा का नाम क्लाइव। ठीक है, आगे पूछो। इसी समय इनको रोको। अब इतनी घटना घटने के बाद सिराजुद्दौला के मध्य एक युद्ध होता है सन 1756 में। कब? सन 1756 में एक युद्ध होता है और यह डेट है अक्टूबर सन 1756। अक्टूबर सन 1756 में एक युद्ध होता है जिसे हम मनिहारी के युद्ध के नाम जानते हैं। कैसे? मनिहारी के युद्ध। तो मनिहारी का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर सन 1756 में। किसके मध्य हुआ? शौकत जंग और सिराजुद्दौला के मध्य। किसके? शौकत जंग और सिराजुद्दौला। शौकत जंग सुनो पागल कौन? वही ये पगलवा, क्या नाम है? पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, मौसेरा भाई। ठीक है, इनके मध्य, जिसमें शौकत जंग पूरी तरह से परास्त हुआ और सिराजुद्दौला विजयी रहा। कोई समस्या? ये हुआ। अब जो अंग्रेज हैं
ये अंग्रेज, अब अंग्रेज जब देखेंगे कि हमारे अंग्रेजों की ये हालत हुई है ना, हमारे अंग्रेजों की ये हालत हुई है, तो जो इसमें से एक वाटसन है, अंग्रेजों के पास नौसेना है, क्या है? नौसेना। तो नौसेना का प्रमुख यानी नौसेना प्रमुख एडमिरल वाटसन है। कौन? एडमिरल वाटसन। और थल सेना प्रमुख अर्थात आर्मी चीफ कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है? रॉबर्ट क्लाइव। तो वाटसन और क्लाइव ये दो के दोनों अपनी पूरी फौज तैयार करते हैं और फौज तैयार करने के बाद तुरंत चल पड़ते हैं कहां की ओर? कहां की ओर? बंगाल की ओर। सोच पा रहे हैं ना? यानी क्लाइव और वाटसन नौसेना प्रमुख, क्लाइव थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख वाटसन, थल सेना प्रमुख रॉबर्ट क्लाइव, ये दो के दोनों निकल पड़ते हैं बंगाल की ओर अपनी सेना को लेकर के। ठीक है, जैसा कि जब ये बंगाल में पहुंचते हैं तो उसी समय जरा सोच करके देखो, शौकत जंग मारा गया तो क्या ये सब अब छुट्टा सा बैठेंगे का? नहीं, ये तो और पूरी तरह से क्या कर देंगे? विश्वासघात करना शुरू कर देंगे ना सिराजुद्दौला के खिलाफ। इसी चीज का फायदा उठाया और फायदा उठा करके अब ये सब के दोनों का हाथ है बंगाल। और बंगाल में इतना बड़ा शक्तिशाली, अगर इतना बड़ा शक्तिशाली नेता है या राजा है, अगर इतने बड़े डिसीजन ले रहा है, उनको मार दे रहा नहीं पाए, इसका मतलब शक्तिशाली राजा है, अर्थात बेवकूफ राजा नहीं, ताकतवर राजा होगा, है ना? तो जाहिर सी बात है, इसलिए डायरेक्टली अंग्रेज टकराएंगे नहीं, है ना, क्योंकि इसके पास करीब करीब 20,000 के करीब फौज है। समझ पा रहे? इनके पास करीब करीब 3,000 के करीब फौज है। क्या डायरेक्टली टकराएंगे? नहीं, आएंगे पहले अब विद्रोह करवाएंगे अर्थात विश्वासघात करवाएंगे, तब आगे कार्य करेंगे। इसकी कहानी हम कल देखेंगे। कोई समस्या? धन्यवाद। इधर की बात समझ पाई पूरी?